हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। हालांकि डेट एक्सटेंड हो चुकी है, मैंने आपको बताया भी था 27 अब इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। आज हो गई 25, तो 2 दिन बाद तक इसकी नेक्स्ट डेट है। अब एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, पर आपकी जो प्रिपरेशन है वो 6 सितंबर के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हम क्वेश्चन कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसका जो एग्जाम पैटर्न है अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जैसा हो गया है। तो 3 लेक्चर उसके हो चुके थे और आज है चौथा लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इन लेक्चर को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर है और अभी उसमें राखी का डिस्काउंट भी, रक्षाबंधन का डिस्काउंट भी चालू हो चुका है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और इन केस डेट एक्सटेंड हो तो फिर तो आप लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपको डाउट है तो आप 2 दिन वेट कर लीजिए और कल और परसों, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए बैच तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज यहां से भी आप देख रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा। और एक बार वापस से रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है ना, और उस ट्रांसफॉर्मर के लिए हमें क्या निकालना है, उस ट्रांसफॉर्मर के लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये ट्रांसफॉर्मर जो है इसमें बोला गया है कि इसका इनिशियल एसी रिसोर्स के साथ रेजिस्टेंस है 100 ओम, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस दिया है ये प्राइमरी कॉइल का हमें दिया है, और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सब हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मर के लिए जो कंडीशंस है वो हमें लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहला तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब होगा, यानी कि 100% जब एफिशिएंसी के साथ ट्रांसफर काम करेगा, दैट मीन्स कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो आउटपुट पावर और इनपुट पावर वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कंडीशन लगाओगे या कॉन्सेप्ट लगाओगे, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर आप किसकी कंडीशन लगाओगे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन लगाओगे। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन जब लगाएंगे तो उसमें क्या आएगा, आउटपुट पावर बराबर किसके हो जाएगी, इनपुट पावर के। तो आउटपुट और इनपुट दोनों पावर्स जो हैं वो आइडियल के केस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो पावर जो होती है V इंटू आई, और उसको आप लिख सकते हो आई स्क्वायर आर। तो यहां से आप लिख सकते हो इसको सेकेंडरी के लिए आई एस और आर एस, और यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा आई पी, यहां से हो जाएगा आई पी स्क्वायर और आर पी। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई, और यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, सेकेंडरी रेजिस्टेंस। और सेकेंडरी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आई पी अपॉन आई एस स्क्वायर, और इनटू यहां से क्या हो जाएगा, आर पी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमें करंट और जो नंबर ऑफ कॉइल्स है या नंबर ऑफ टर्न्स है उसका भी रेशियो पता होता है। तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारे पास रेशियो होता है आई पी अपॉन आई एस इक्वल्स टू ये होता है एन एस अपॉन एन पी। तो ये दोनों वैल्यूज का हम यूज करेंगे, तो यहां से दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा आर एस, और ये जो वैल्यू आई पी अपॉन आई एस ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो एन एस अपॉन एन पी इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आर पी। तो आर पी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी, 100। तो आर पी जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 100 गिवन है। और एन एस जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है ना। प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 500। तो ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। तो R इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100 अपॉन 500 इसका स्क्वायर, और इनटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा 100 अपॉन 25, और रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो आ जाएगा 4 ओम। रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का 4 ओम। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें पूछा गया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक रीजन में, एक रीजन दिया गया है उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। तो 2 ऑपोजिट चार्ज प्लेट बना दो, तो ये एक प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई। तो एक प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज कर दो ऐसे,
और एक के ऊपर जो चार्ज है वो आप दिखा दो माइनस, तो एक के ऊपर प्लस चार्ज, एक के ऊपर माइनस चार्ज। एन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द सरफेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट। नेगेटिवली चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, तो ये तो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रॉन चला है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ऑपोजिट प्लेट डिस्टेंस एल अवे इन द टाइम डेल्टा टी। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये एल है, और इसमें कितने टाइम में टकराता है, डेल्टा टी में। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सफिशिएंट एक्सेलरेशन। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमें बताना है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ई, और ये इसको एक्सेलरेट करेगा, तो ये बराबर हो जाएगा एम ए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा ई अपॉन एम। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन बनेगा। अब यहाँ पर हम जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन है वो यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन जो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जो वैल्यू है वो l है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, प्लस हाफ a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m, और टाइम जो हमें दे रखा है वो दे रखा है डेल्टा टी, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से बनेगा 2lm, यहाँ से बनेगा 2lm और अपॉन ई डेल्टा टी स्क्वायर, 2lm अपॉन ई डेल्टा टी स्क्वायर, जो कि आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर का। तो ये जो फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है, इसमें हमें IRMS की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका जो आउटपुट वोल्टेज आता है, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लिखते हैं वी नॉट प्राइम इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन वी 2 वी एम अपॉन पाई, इसको हम लिखते हैं 2 वी एम अपॉन पाई माइनस 4 वी एम अपॉन 3 पाई, और मल्टीप्लाई बाय कॉस 2 ओमेगा टी, और माइनस 4 वी एम अपॉन 15 पाई। ये हम फरियर जो इक्वेशन है उससे निकालते हैं, कॉस 4 ओमेगा टी। तो ये हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, ये जो हम फरियर एनालिसिस है वहां से निकालते हैं। ठीक है, फरियर एनालिसिस से निकाला जाता है। तो जो पहला टर्म है वो है डीसी टर्म, और दूसरा जो टर्म है वो है कौन सा, एसी, और तीसरा वाला जो है उसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। तो ये तो है कौन सा टर्म, डीसी, और ये है एसी, और इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो हम सेकंड टर्म जो है एसी टर्म उसको यूज करेंगे। तो वी एसी कंपोनेंट जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 4 वी एम अपॉन 3 पाई, और यहां से हो गया कॉस 2 ओमेगा टी। अब यहाँ कॉस 2 ओमेगा टी लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो इनिशियल फ्रिक्वेंसी का 2 टाइम्स है। तो फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रिक्वेंसी, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी इनिशियल फ्रिक्वेंसी का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, जेड की। तो जेड यानी कि जेड मतलब इंपिडेंस। तो इंपिडेंस कितना होता है, वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो ओमेगा जो है उसकी वैल्यू है 2 ओमेगा, तो यहां पर ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे पास वैल्यू हो गई है इसकी z की। तो z की वैल्यू आ गई, तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, i की। तो i की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास v नॉट अपॉन z। तो v नॉट की जो वैल्यू है वो हो गई ये वाली 4m अपॉन 3 पाई, है ना। तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो 4m
अपॉन 3 पाई, एक मिनट रुकना भाई, 4m अपॉन 3 पाई, 4m/3 पाई, ये वैल्यू रख दी। और जेड की वैल्यू हो गई है ये √r² प्लस ω²L²। अब हमें निकालना है IRMS, तो IRMS होता है I0/√2। तो ये पूरी वैल्यू है, इसको √2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 4m/3 पाई, और ये हो जाएगा r² प्लस 4 आएगा यहाँ पर 4 आएगा, तो ये बनेगा 4ω²L², तो यहाँ पर भी बनेगा 4ω²L²। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई IRMS की, और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो सही आंसर आएगा इसका वो आएगा सेकंड। नेक्स्ट, कंसीडर अ क्यूबिक क्रिस्टल फॉर इट द मिलर इंडाइसिस फॉर अ प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो प्लेन जो है वो पैरेलल है y के और z के, तो ये प्लेन हो गया भाई, ऐसा प्लेन हो गया कोई, तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो ये प्लेन जो है वो पैरेलल है। तो मान लो ये डिस्टेंस है a, तो इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं a, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं b और इस पॉइंट को नाम देता हूं c। तो आपको ये पता होगा या नहीं पता है, तो पता होना चाहिए कि व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू सम एक्सिस, जब प्लेन किसी एक्सिस के पैरेलल होता है देन इट्स इंटरसेप्ट इज इनफाइनाइट, यानी कि y और z का जो इंटरसेप्ट आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। तो इंटरसेप्ट आ गया, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मिलर इंडाइसिस निकाल लेंगे, बस इतना सा काम हमारे पास रह जाता है। तो हमारे पास जो निकालने का तरीका होता है मिलर इंडाइसिस में, HKL प्रोपोर्शनल होते हैं a अपॉन होता है हमारे पास क्या, जो हम लेटेस्ट कांस्टेंट लेते हैं, तो a/OA, यहाँ होता है b/OB और ये होता है c/OC। तो a/OA ये तो हो गया a, यहाँ पर कितना हो गया b पर इनफाइनाइट, और इसी तरह से c पर भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ये बनेगा हमारे पास 1, यहाँ बनेगा 1/इनफाइनाइट और ये बनेगा 1/इनफाइनाइट। इसका हमें करना होता है रेसिप्रोकल, तो इसका हमें करना होता है रेसिप्रोकल, तो यहाँ से HKL यानी कि मिलर इंडाइसिस आएंगे 1, 0 और 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा 1, 0, 0। क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड 1, 0, 0। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इससे कितने डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर पर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला होता है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का μ0I/2πr। μ0 की वैल्यू को आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई जो है उसकी वैल्यू हो गई 35 एम्पियर, 2 पाई एज इट इज, और आर जो है वो हो गया 20 सेंटीमीटर, इसको कर लो आप मीटर में, तो 20 इंटू 2 10⁻⁻², तो ये हो गया 2। तो यहां से आ गया b, 35 दूनी 70, और ये 10 पावर हो जाएगा -5, और अपॉन ये हो गया 20, 0 हो गया 3.5 आएगा, नहीं 3.5 तो आंसर ही नहीं बन रहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में। 3.5 आंसर आएगा, 3.5 तो ऑप्शन में नहीं है। 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो यहाँ पर यही पूछा है ना हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको आप सही कर लो, ये ए ऑप्शन जो है इसको आप सही कर लो, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द युकावा मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स द पोटेंशियल फॉर द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये तो रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, आंसर हमारे पास सेकंड आएगा इसका, है ना, रटने वाला क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा, सेकंड। ये पोटेंशियल्स जो हैं वो आपको याद करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा भाई, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लीस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वेव गाइड्स का क्वेश्चन है। तो लीस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ मिनिमम, रेक्टेंगुलर वेव है, तो रेक्टेंगुलर वेव के लिए होती है c/2 और अंडर रूट, यहाँ होता है m² / a² और प्लस n² / b²। तो a की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो a है 5 सेंटीमीटर,
इसको आप लिख लोगे 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। बी की वैल्यू जो है वो रखिए 4 सेंटीमीटर, इसको आप लिख लोगे 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। और मिनिमम के केस में लीस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए तो फॉर लीस्ट फ्रिक्वेंसी तो लीस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए m की वैल्यू हो जाएगी 1 और n की वैल्यू हम ले लेंगे 0। तो यहां पर जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f मिनिमम इक्वल्स टू बनेगा c/2, ये हो जाएगा 1/a² और ये हो जाएगा 0, तो ये बनेगा c/2a। वैसे तो आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला जानते हैं तो ये वैल्यू रख भी सकते थे। तो c जो है उसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁻8 और 2, a जो है a की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻2। तो 5 इंटू 2 10, तो ये बनेगा 3 इंटू 10 ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा 9, एक और चला जाएगा 9 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ से 9 हर्ट्ज हो गया ये आंसर हमारे पास, 3 इंटू 10⁹, 5 दूनी 10 और एक, हाँ 3 इंटू 10⁹। अब 3 इंटू 10⁹ जो है वो कौन सा आंसर बनेगा? यहाँ तो गीगा दे रखा है, गड़बड़ है भाई, ये आंसर आएगा, यहाँ गड़बड़ है, गीगा दे रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जो है, ये तो कौन सा है, नहीं ये इसका क्वेश्चन नहीं है, नहीं। नेक्स्ट है, अ सर्टेन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D लेवल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, 3D लेवल है, 3D लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 3D का मतलब हो गया, D का मतलब हो गया 10, तो यहां बनेंगे 5, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया 0। L की बात करूं तो L की वैल्यू हो जाएगी कितनी? -2 से +2, तो ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया +1 और ये हो गया +2। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 1 2 और 1 2, तो हमें वैल्यू निकालनी है ml, तो ml की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या निकालना है? ml की वैल्यू और उसके बाद ms की वैल्यू। ml की जब वैल्यू निकालोगे आप तो ये 6 हो गए, तो यहां से आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसके अंदर कितने आ गए? 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ? 2 के साथ, +2 से चालू करो ना, यहां से 2 +1 0 -2 और -1, 2 इंटू 2 +1 इंटू 2 +0 इंटू 2, तो ये बनेगा 4 + 2 6। तो ml की वैल्यू तो आ गई अपने पास 6, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत है। फिर आप निकालो ms, तो ms कितना है टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक के लिए +1/2, दूसरे के लिए -1/2, फिर +1/2, फिर -1/2, फिर +1/2, फिर -1/2, 0 हो जाएगा। तो आंसर अपने पास कितना आएगा? 6 और 0, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है और फाई की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है 5 और जो हमारे पास फाई की वैल्यू है वो दे रखी है, इंड्यूस करंट दी रखी है। हमें निकालना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज मिली वेबर द इंड्यूस करंट इन द कॉइल, इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालनी है। तो इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से आप सबसे पहले निकाल लो ई की वैल्यू। तो ई जो होता है वो होता है -dφ/dt, और इसका हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड। तो dφ/dt इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये बनेगा 6t² + 5, और एट t = 5, t = 5 पर इसकी वैल्यू हम निकाल ले, तो t = 5 पर ये वैल्यू क्या आएगी? यहाँ 6 और 5 का स्क्वायर + 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 6 125 + 5, 25 6 150, 125 नहीं, तो ये हो जाएगा 150, 150 + 5, तो ये हो गया 155, और आपको निकालना है ई, तो ई आई इक्वल्स हो जाएगा E/R, तो ये हो जाएगा 155 और R हो गया 5, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 31 मिली एम्पियर। क्या बनेगा? 31 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई A विद हाफ लाइफ T डिकेज इनटू अ स्टेबल न्यूक्लियस,
At t is equals to 0, there is no nucleus of B. At some instant t, the ratio of number of B to A is 0.3. तो NB upon NA का जो रेशियो दे रखा है वो 0.3 है। तो t की वैल्यू निकालनी है, जो जिस इंस्टेंट पर जो t का रेशियो 0.3 हो जाता है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन में बोला गया है A से B में बन रहा है, तो सबसे पहले एट t इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर n है और यहाँ पर कितना है 0 है, इसको हम n नॉट लिख लें। और एट t इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ कम हो गए n नॉट माइनस n, और ये हमारे पास यहाँ पर n a सॉरी ये b में बन गए n नॉट माइनस n, यहाँ बचे जो, तो यहाँ कम कितने हो गए, यहाँ एन ए जो है उसकी वैल्यू हो गई n, और यहाँ जो बचे वो कितने बचे, वो बचे n नॉट माइनस n, n नॉट माइनस n। तो एन बी अपॉन एन ए, ये रेशो किसके बराबर हो गया, ये हो गया n नॉट माइनस n अपॉन n नॉट, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 0.3। कितनी रखी है 0.3। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि n अपॉन n नॉट किसके बराबर होता है, e पावर माइनस लेमडा टी। तो हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ, तो n नॉट माइनस n नॉट e पावर माइनस लेमडा टी अपॉन n नॉट, और ये हो जाएगा 0.3। कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ से n नॉट कट जाएगा हर जगह से, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा टी और 0.3, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, 1 माइनस यहाँ पर भी तो n आएगा ना, एन ए की वैल्यू n लिखो यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भी ई पावर माइनस लेमडा टी करो, ई पावर माइनस लेमडा टी, तो फिर इसको आप करो ई पावर लेमडा टी प्लस का, तो ये हो जाएगा ई पावर लेमडा टी माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ई पावर लेमडा टी इज इक्वल्स टू 1.3, और लेमडा टी की वैल्यू जो है वो हो गई ln 1.3, और हाफ लाइफ जो है वो है t। तो t हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln 2 अपॉन लेमडा, और ये जो हाफ लाइफ है ये हमें रखिए t, तो यहाँ से 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी t अपॉन ln 2, ये लेमडा की वैल्यू आ गई। तो लेमडा की वैल्यू को हम यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो लेमडा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे ln 2 अपॉन टी और इनटू स्मॉल टी, और यहाँ से हो जाएगा ln 1.3, ln 1.3, तो आपको निकालनी है t की वैल्यू, तो t की वैल्यू आ जाएगी t ln 1.3 अपॉन ln 2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, तो थिन कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया, और इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पर जो R1 है वो होगा माइनस, ये 1 हो गया ना, तो ये होगा प्लस R, और R2 जो होगा वो होगा माइनस R, तो ये हो गया -1, और ये हो जाएगा 2 अपॉन R। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो दे रखी है 25 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट करने की इसको खास जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो यहाँ से आप लिख दोगे 1 अपॉन R, नहीं है 1 अपॉन F है, ये गलत लिखा हुआ, 1 अपॉन F, तो 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू, ये हो गया म्यू माइनस 1 और ये 2 अपॉन 25। तो यहाँ से म्यू माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हो गई 25 अपॉन 40। क्या वैल्यू हो गई, 25 अपॉन 40, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। 25 अपॉन 40 कितना हो गया, 5/8, तो ये म्यू माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 5/8 हो गई। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 5/8, 8 + 1, तो आंसर हमारे पास आ गया 8, और ये आ गया 13 अपॉन 8, तो 13 अपॉन 8 जो है वो हो गया 1.625, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.625। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक इंटरफेस है
वो इंटरफेस जो है नो फ्री चार्ज है यहाँ पर, तो आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहले तो यहाँ से आप एंगल बना लो, ये ऐसे, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे E1 कॉस थीटा 1 और एक जाएगा ऐसे E1 साइन थीटा 1। इसी तरह से इसका कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा E2 कॉस थीटा 2 और ये बन जाएगा E2 साइन थीटा 2। तो सबसे पहले ही कंडीशन है कि कोई भी यहां पर चार्ज नहीं है, तो सिंस देयर इज नो चार्ज, सिंस देयर इज नो चार्ज एट बाउंड्री, बाउंड्री पर कोई चार्ज नहीं है तो सिग्मा की वैल्यू हो गई 0। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास होता है d1n माइनस d2n इक्वल्स टू सिग्मा और ये हो गया 0। तो यहां से d1n इक्वल्स टू हो जाएगा d2n और ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 1 इंटू E1। इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा कॉस थीटा 1 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 और E2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा 2, कॉस है कॉस थीटा 2 वापस लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 इक्वेशन फर्स्ट। ये नॉर्मल डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई डिसकंटिन्यूटी होती नहीं है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो यहां पर हो जाएगा E1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा E2 साइन थीटा 2। ये हो गई सेकंड। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट से, तो यहां बनेगा हमारे पास tan थीटा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू ये बनेगा tan थीटा 2 अपॉन एप्सिलॉन 2। और अब आपको थीटा 2 अपॉन थीटा 1 का रेशो चाहिए, तो ये tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1, tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पर आपको बाउंड्री कंडीशंस यूज करनी है, बाउंड्री कंडीशंस आपको यूज करना आता है तो ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको लेंडे-जी फैक्टर पूछा है, तो लेंडे-जी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G इक्वल्स टू 1 प्लस ये होता है J प्लस 1 प्लस S प्लस 1 माइनस L प्लस 1 अपॉन 2J और J प्लस 1। हमें बोला है 2D और 5/2, तो यहाँ जो D दिया है तो J की वैल्यू तो सबसे पहले हो गई 5/2 और D है तो D के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 2 और मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो वो निकालेंगे 2S प्लस 1 की वैल्यू हो गई 2, तो 2S की वैल्यू हो गई 1 तो S की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पर, तो G इक्वल्स टू 1 प्लस J की वैल्यू 5/2 ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस L की वैल्यू हो गई 2 तो 2 प्लस 1 और अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2 और ये हो गया 5/2 प्लस 1, तो यहाँ से 1 ये हो जाएगा 5 इंटू 7/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 माइनस यहाँ से आएगा 6 और अपॉन ये हो जाएगा 10/2 और इंटू 7/2। तो इसको आपको सॉल्व करना है एलसीएम वगैरह लेके, तो सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 1.2। क्या आंसर आ जाएगा, 1.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रॉकेट का क्वेश्चन है। रॉकेट, तो रॉकेट का फॉर्मूला पता है सीधा सीधा तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात लगाने वो दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। रॉकेट दैट इज इन डीप स्पेस एट रेस्ट रिलेटिव टू an inertial reference frame, the rocket engine is to be fired for a certain interval. What must be the ratio of initial to final mass of the rocket if the rocket's speed relative to inertial frame is equal to 2.0? रॉकेट की स्पीड इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में 2.0 दी गई है। रॉकेट स्पीड, ठीक है, तो हम भाई जो फॉर्मूला बनाते हैं वो बनाते हैं रॉकेट का ये ma इक्वल्स टू माइनस जो हमारे पास थर्स्ट फोर्स होता है, ये फॉर्मूला बनाते हैं।
तो यहाँ से हम निकालते हैं एम डी वी अपॉन डी टी और ये बन जाता है माइनस वी आर डी एम अपॉन डी टी। और फिर इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर बन जाता है डी वी इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर होता है हमारे पास माइनस वी आर रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, और ये हमारे पास इनिशियल मास होता है, और ये हमारे पास होता है फाइनल मास, और यहाँ पर लिखा होता है डी एम अपॉन एम। ये रॉकेट प्रोपल्सन में हम डेरिवेशन पढ़ते हैं वो है ये। तो वी एफ माइनस वी आई ये बनता है माइनस वी आर, और यहाँ से बन जाता है एल एन एम एफ अपॉन एम आई, एम एफ अपॉन एम आई। तो गिवन है रेस्ट से चल रहा है, रेस्ट से चला है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो, रेस्ट से चला है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो। सर्टेन इंटरवल व्हाट मस्ट बी द रेशो टू इनिशियल टू फाइनल मास, इनिशियल टू फाइनल मास का रेशो निकालना है। हमें बोला है रॉकेट स्पीड रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू 2.0 टाइम्स ऑफ इट्स एग्जॉस्ट स्पीड। इसकी जो एग्जॉस्ट स्पीड है उसका कितना टाइम्स है, 2.0 टाइम्स है। तो पहले तो आप इसको इनर्शियल अपॉन उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये तो हो गया जीरो, और यहाँ वी आर, और ये हो जाएगा एम आई अपॉन एम एफ, ये हो गया, उल्टा कर दिया मैंने। हमें मैंने बोला है कि इफ रॉकेट स्पीड रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम फाइनल स्पीड वो 2 टाइम्स ऑफ एग्जॉस्ट स्पीड, एग्जॉस्ट मतलब रिलेटिव, तो ये जो वैल्यू है वो 2v आर दे रखी है, और ये हो गया वी आर, तो ये हो गया एल एन एम आई अपॉन एम एफ, तो यहाँ से कट गया, तो ये हो गया एल एन एम आई अपॉन एम एफ, और इसकी वैल्यू आ गई 2, तो एम आई अपॉन एम एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ई पावर माइनस 2, ई पावर 2 आएगी, सॉरी ई पावर 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ई पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.4। अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर आ गया, 7.4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज क्यू एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, वेलोसिटी दे रखी है कितनी 4i कैप माइनस 7j कैप, और फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 5i कैप माइनस cj कैप, सी की वैल्यू बता दी है। तो वी नो दैट इन मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट कर लो इनका, तो ये आएगा 5i माइनस cj का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये 4i माइनस 7j, और ये जीरो के बराबर, तो ये हो गया 20 माइनस और माइनस प्लस 7c इक्वल्स टू जीरो, तो c इक्वल्स टू आ गया 20/7 माइनस का, तो 20/7, तो ये बी आंसर हो गया, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।